रामपाल एक गरीब किसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी अनु, बड़ी बेटी सोना और दो छोटे बेटे राजू और देव थे। रामपाल के पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, उसी पर खेती करके वो अपने परिवार का घर खर्च चलाया करता। पर इतने में उसका गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता था, जिस वजह से उसने गांव के काफी जमींदारों से कर्जा लिया हुआ था। ऐसे ही एक दिन एक सेठ रामपाल के घर के बाहर आता है और बोलता है, रामपाल, अरे ओ रामपाल, कहाँ है तू? जी सेठ जी, यही हूँ। आप यहाँ कोई काम था क्या सेठ जी? अरे सीधा तो ऐसे बन रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं हो। इतना कर्जा ले रखा है, वो लेने आया हूँ। पैसा दे मुझे मेरा। सेठ जी, बस कुछ दिन का वक्त और दे दो। फसल के कटते ही मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। थोड़ा वक्त दे दो सेठ जी। ठीक है, मैं तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूँ। इसके बाद मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इतना कहकर वो सेठ वहाँ से चला जाता है। पर आए दिन कोई न कोई रामपाल के घर के दरवाजे पर कर्जा मांगने के लिए आता ही रहता है, और रामपाल के पास किसी को देने के लिए एक फूटी कोढ़ी तक नहीं थी। इन सब से दुखी होकर एक रात जब सभी घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी रामपाल उन सभी को छोड़कर घर से फरार हो जाता है। जैसे ही रामपाल के भागने की बात गांव में फैलती है, तो सभी सेठ और गांव के लोग अनु से चीख चीख कर कर्जा मांगने लगते हैं, और अनु हाथ जोड़ कर कहती है, अरे जी, आप सभी लोग थोड़ा सा धीरज बनाए रखिए। मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे उनका भी लालन पालन करना है। मैं एक एक करके आप सभी का कर्जा उतार दूंगी। मेरे पति ने आपका जो भी नुकसान किया है उसकी भरपाई मैं कर दूंगी। भगवान के लिए अभी आप लोग यहाँ से चले जाइए। मुझ पर और मेरे परिवार पर वैसे ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कृपया करके हमें थोड़ा वक्त दीजिए। अनु की बात सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। रामपाल के भाग जाने के बाद जो थोड़ी बहुत जमीन और रहने के लिए मकान था, उसे बेचकर अनु सभी कर्जदारों का कर्जा दे देती है। कुछ ही दिनों में अनु और सोना मिलकर गांव में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं, और जैसे तैसे अपना गुजर बसर करने लगते हैं। हालात बद से बदतर होने लगते हैं। सर्दियों का मौसम आने लगता है। भूख और कमजोरी के कारण अनु की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। एक रात कड़ाके की ठंड पड़ती है, और ठंड में अनु की जान चली जाती है। अपनी माँ को इस तरह बिस्तर पर मरा हुआ देखकर सोना रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? पहले मेरे पिताजी चले गए, कर्ज के चलते हमारा घर, जमीन, सुख चैन सब कुछ चला गया, और अब मेरी माँ को भी तूने मुझसे छीन लिया। तू इतना निर्दय कैसे हो सकता है भगवान? तुझे मुझ पर और मेरे 2 छोटे भाइयों पर जरा सा भी तरस आया? एक तो तूने मेरी माँ को भी अपने पास बुला लिया, अब तू हमें भी अपने पास बुला ले। हमें क्यों जिंदा छोड़ा है? आखिर कैसे मैं अपने दोनों भाइयों को अकेले संभाल पाऊंगी? क्यों छीन लिया मुझसे मेरे माँ बाप को? जवाब दो। जैसे तैसे करके सोना अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है, और अब अपने दोनों छोटे भाइयों की जिम्मेदारी सोना के कंधे पर आ जाती है। सोना एक समझदार लड़की थी। कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद सोना को आसपास के घरों में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है, जिससे वो अपने छोटे भाइयों की पढ़ाई लिखाई और घर के राशन पानी का खर्च चलाने लगती है। क्योंकि सोना एक बेहद ही सुंदर लड़की थी, इसीलिए गांव के कई लोगों की उस पर बुरी नजरें थी। ऐसे ही एक दिन जब सोना एक सेठ के यहाँ पर बर्तन धोने का काम कर रही थी, तभी उस सेठ का लड़का जाकर सोना को पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है, हाय हाय मेरी जान, कितना काम करोगे अपनी नाजुक हाथों से। लाओ जरा तुम्हारे हाथों को चूम कर उन्हें आराम दे दूं। यह क्या कर रहे हैं आप? छोटे मालिक, दूर हो जाइए। आपको शर्म नहीं आती क्या ये सब करते हुए? कपड़े पहनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, शर्म कैसी? कब तक ऐसे ही बर्तन धो धो कर, पोछा लगा लगा कर अपना गुजारा करती रहोगी? जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर दो, रातों रात तुम्हें सोने से तौल दूंगा। बस थोड़ा सा प्यार ही तो मांग रहा हूँ। इतनी सुंदर हो, गोरी हो, थोड़ा मजा दे दोगी तो क्या रूप घट जाएगा तुम्हारा। दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना छोटे मालिक, तो ऐसे 100 चाटे में आपके मुँह पर झड़ दूंगी। मैं गरीब हूँ पर बिकाऊ नहीं, जो चंद पैसों के लिए आपके साथ बिक जाऊँ। इतना कहकर सोना वहाँ से जाने लगती है, पर वो लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और सोना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जैसे तैसे करके सोना उसकी चंगुल से निकलकर भागती है और चीख चीख कर लोगों की भीड़ को जमा कर लेती है।
पर क्योंकि सोना एक गरीब लड़की थी तो कोई उसकी बातों पर यकीन न करके उसे ही गलत बना देता है और उसकी बुराइयां करने लगता है। तभी भीड़ में मौजूद एक औरत कहती है, पहले इसका बाप घर छोड़कर चला गया, माँ भी मर गई और अब ये डायन लोगों के बेटों पर बुरी नजर डाल रही है। अपनी अदाओं में फंसाकर उनसे पैसे ठगना चाह रही है। अरे ऐसी कलकन्नी को तो इस गांव में रहने ही नहीं देना चाहिए। धक्के देकर निकाल दो इसे। इसने न जाने कब से किस किस के बेटे को माया जाल में फंसाकर उसे ठग लिया होगा। लोगों की ऐसी बातें सुनकर सोना का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। वो रोती हुई अपने घर चली जाती है। इस हादसे के बाद से तो सोना का गांव में रहना और मुश्किल हो गया था। हर कोई सोना को बस ताने देता और धिक्कारा ही करता। सोना के भाइयों को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। सभी परेशानियों का हल निकालने के लिए सोना अपने भाइयों के साथ एक दूसरे गांव में चली जाती है और जैसे तैसे अपने जीवन की छोटी सी शुरुआत करती है। ऐसे ही एक दिन वो काम की तलाश में सेठ मनीलाल के घर पहुंचती है और बोलती है, सेठ, मुझ गरीब पर रहम कीजिए, मुझे अपने घर पर काम पर रख लीजिए। मेरे 2 छोटे भाई हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। घर में खाने का एक भी दाना नहीं है साहब। आप थोड़ी सी मदद कर देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। भगवान आपको बड़ा चढ़ा कर देगा। ठीक है, मुझे मेरे खेतों में मटर की खेती करनी है। इस कार्य में तुम मेरी मदद कर दो। मेरे खेतों में मटर की खेती कर दो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। तुम्हारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा और तुम्हें काम भी मिल जाएगा। हाँ साहब, हाँ, मैं खेती करूँगी और पूरे मन से करूँगी। मेरे पिताजी किसान थे, उन्होंने मुझे खेती करना सिखाया है। मैं आपको बहुत अच्छी मटर की खेती करके दूंगी। ठीक है, ये लो कुछ पैसे और खाना खुद भी खा लो और अपने भाई बहनों को भी खिला देना और कल से काम पर आ जाना। सोना खाना और पैसा लेकर वहाँ से चली जाती है और अगले ही दिन से मन लगाकर मणिलाल के खेतों में मेहनत करने लगती है। पूरी शिद्दत के साथ सोना मटर की खेती करती है। खेत की जुताई से लेकर फसल के बड़े होने तक सोना अपनी मेहनत का खूब पसीना बहाती है। पर सब कुछ करने के बाद भी खेतों में मटर की फसल अच्छे से नहीं पकती, जिसे देखकर सेठ सोना से कहता है, सोना, ये सब कुछ क्या है? इतनी मेहनत का पैसा तुमने सब बर्बाद कर दिया। खेतों में मटर की फसल के नाम पर केवल मुरझाए हुए पौधे ही खड़े हैं। क्या यह है तुम्हारा खेती करने का तरीका? इससे अच्छा तो मैं बाहर से मजदूर बुलवाकर खेती करवा लेता। तुम कल से काम पर मत आना सोना, 2 दिन बाद मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। इतना कहकर मणिलाल वहाँ से चला जाता है। मणिलाल की बातें सुनकर सोना को बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप को कोसती हुई एक कुएं के पास जा पहुँचती है और उसके अंदर झांकते हुए बोलती है, इस जिंदगी ने मुझे हमेशा दुखी दुख दिए हैं। माँ पापा चले गए, कर्ज के चलते खुशियाँ चली गई। काम करने निकली थी तो लोगों ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। गलत ना होते हुए भी मुझे गलत बना दिया। किस्मत से अगर कहीं काम मिलता तो सफल नहीं हुआ। ऐसी नरक जैसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूं। यह गरीबी का दर्द मुझसे और नहीं बर्दाश्त होता। आज मैं अपनी जान देकर सब कुछ खत्म कर दूंगी। इतना कहकर कुएं में छलांग लगा ही रही होती है कि तभी कुएं से एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और उसके सामने साक्षात देवी माँ प्रकट होती है और बोलती है, पुत्री, यह तुम क्या करने जा रही हो? इतनी चुनौतियाँ पार करने के बाद अंत में तुम अपने प्राण त्यागने जा रही हो। प्राण त्याग देने से किसी भी बुरे समय का हल नहीं होता है। यह सब तो तुम्हारी पिछले जन्म के कर्मों का फल था, जो तुम्हें काटना था। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का उपहार देने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बच्ची, आज से तुम्हारे जीवन का हर कष्ट मिट जाएगा और तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। तथास्तु। इतना कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब सोना वापस से मटर की खेती के पास जाती है तो वो देखती है कि खेतों में मटर की हरी हरी फसल लहरा रही थी। सोना जल्दी से सेठ को इस बात की खबर देती है और कुछ ही दिनों में फसल की कटाई होती है। सेठ को मटर की फसल के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और वो सोना की मेहनत से खुश होकर सोना को फसल के आधे पैसे दे देता है। देवी माँ के आशीर्वाद के बाद और फसल के पैसे से सोना और उसके भाइयों का जीवन खुशी से व्यतीत होता है। कावेरी का परिवार बहुत ही गरीबी में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। उसका पति दिहाड़ी का मजदूर था, इसीलिए कभी काम करता तो कभी नहीं। उसी हिसाब से कभी उनके पास खाने के लिए कुछ होता तो कभी नहीं।
एक रोज उनकी पड़ोसन बिंदिया एक प्लेट में समोसे लिए उनके पास आती है। कावेरी बहन, वो मैंने घर में आज बिट्टू के कहने पर समोसे बनाए थे, तो सोचा तुम्हारी मीनू के लिए भी ले आऊं। समोसे? अरे वाह माँ, मैं उसमें से एक समोसा खा लूं? अरे हाँ हाँ बच्चों, इसमें पूछने वाली क्या बात है, लो लो खाओ, तुम्हारे लिए ही लेकर आई थी मैं। सच में? धन्यवाद आंटी। इतना कहकर मीनू एक समोसा उठाकर खाती है तो समोसे में आलू की जगह प्याज भरी होती है। ये समोसा तो आलू वाला नहीं है माँ। हाँ बिंदिया बहन, ये तो प्याज वाले समोसे हैं। हाँ वो क्या है ना, आलू जरा से ही थे, तो रात में जो भी भुनी हुई प्याज बनाई थी ना, वही भरकर मैंने समोसे बना दिए। लेकिन चिंता मत करो, ये बासी जरूर है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। हाँ माँ, प्याज वाले समोसे बहुत स्वादिष्ट बने हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, घर में थोड़ा सा काम भी है। बिंदिया के जाते ही कावेरी उन प्याज के समोसों को चक्कर देखती है। वैसे तो उसमें बासी प्याज भरी थी, लेकिन वो कावेरी को खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। शाम को उसका पति मंगल काम से लौटता है और आज की मजदूरी के पैसे कावेरी के हाथ में देता है। आज मालिक ने अपने बेटे के जन्मदिन की खुशी में मिठाई बांटी थी, लेकिन मेरी बारी में मिठाई खत्म हो गई, तो मालिक ने मुझे उसके पैसे दे दिए। माँ, तो फिर कल आप वो प्याज वाला समोसा बनाना जो आज खाया था। प्याज वाला समोसा? हाँ बाबा, सामने वाली बिंदिया आंटी ने बना कर दिया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, पहली बार मैंने आलू की जगह प्याज का समोसा खाया। कल मैं आपको बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है भाग्यवान, पहले तो मुझे खाना परोस दो, बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा ठीक है, आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अगले दिन कावेरी प्याज के समोसे बनाकर मंगल को खिलाती है, तो उसे भी बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही उसका परिवार जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तभी एक रोज काम करते हुए अचानक मंगल के पैर अचानक ईंटों के ढेर के बीच फंस जाता है और वो चिल्लाते हुए तड़पने लगता है। लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। ये खबर कावेरी को पता चलती है और वो भी भागते हुए हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर से उसे पता चलता है कि पैर की हड्डी टूटने के कारण मंगल के पैर पर प्लास्टर करना होगा, इसीलिए कुछ महीनों तक वो चल फिर नहीं सकता। ये बात सुनकर कावेरी को बहुत बड़ा झटका लगता है। अगले दिन मंगल अस्पताल से घर आ जाता है। सब बर्बाद हो गया कावेरी, मैं लाचार हो गया हूँ। अरे ऐसा मत कहिए, होने को टालना किसी के बस में नहीं था। और रही बात घर चलाने की, तो आप चिंता मत कीजिए, आपकी जगह मैं काम करूँगी। लेकिन कावेरी, तुम क्या करोगी और कैसे होगा सब? अरे भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। कावेरी अपने पति को तो हिम्मत दे देती है, लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ काम मांगने जाए। एक रोज वो घर के सामने झाड़ू लगा रही थी कि तभी उसके सामने से एक समोसे और कचौड़ी बेचने वाला आदमी निकलता है। क्यों ना मैं भी यही काम शुरू कर दूं? अगर मैं प्याज के समोसे बनाकर बेचूंगी ना, तो कम से कम कुछ तो कमा पाऊंगी। ये बात वो अपने पति को बताती है, जिसके बाद वो घर में रखे कुछ पैसों से समोसे बनाने का सामान लेकर आती है और गर्मा गर्म समोसे बनाकर एक बड़ी सी प्लेट में रख लेती है और फिर घर के बाहर एक टूटी सी टेबल लगाकर वो समोसे बेचना शुरू कर देती है। समोसे, गर्मा गर्म प्याज के समोसे, आओ आओ प्याज के समोसे खाओ। प्याज के समोसे? अरे लेकिन समोसे तो आलू के होते हैं, ये कैसा अनोखा समोसा बेच रही हो तुम? हाँ भाई साहब, ये प्याज के समोसे हैं, वो भी एकदम स्वादिष्ट। आप एक बार खाकर तो देखिए। हाँ हाँ, मैं भी तो देखूं, आखिर कैसे होते हैं प्याज के समोसे। तभी कावेरी उस आदमी को चटनी के साथ प्याज के समोसे परोसती है, जिसे खाकर वो आदमी कहता है, अरे वाह, क्या समोसे बनाए हैं तुमने। मैंने तो सुना था आलू समोसे की जान होते हैं, लेकिन तुमने तो इस बात को ही गलत साबित कर दिया। वाह वाह, क्या स्वाद है इन समोसों का। वो आदमी कावेरी के बनाए प्याज के समोसे की बहुत तारीफ करता है। पहला दिन होने के चलते उस आदमी के अलावा और कोई ग्राहक नहीं आता, लेकिन कावेरी अगले दिन भी अपने घर के बाहर आवाज लगा लगा कर समोसे बेचना शुरू कर देती है। एक रोज उसकी पड़ोसन बिंदिया, जो कि अपने मायके से लौटी होती है, उसे समोसा बेचते देखती है। अरे तुमने तो समोसे बेचना शुरू कर दिया।
हाँ बिंदिया बहन, घर में पैसों की बहुत दिक्कत है, इसलिए मुझे ये काम शुरू करना पड़ा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये घर के बाहर दुकान लगाने से अच्छा है कि तुम बाजार में जाकर दुकान लगाओ। वहाँ तो अक्सर लोग खरीदारी करने आते ही हैं, तो तुम्हारे समोसे की बिक्री होती रहेगी। हाँ, सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन मेरे पास फिलहाल ठेला खरीदने के पैसे नहीं है। जैसे ही होंगे थोड़े बहुत पैसे तो ठेला खरीद लूंगी। ऐसी बात है तो तुम मुझसे पैसे उधार ले जाओ, जब तुम्हारा काम चलने लगे तो मुझे वापस दे देना। बिंदिया की ये बात सुनकर कावेरी को बहुत अच्छा लगता है और वो बिंदिया से पैसे लेकर एक ठेला खरीद लेती है, जिसमें सारा सामान रखकर वो बाजार में समोसे बेचने निकल जाती है। बाजार में ज्यादा लोगों के आने जाने और साथ ही प्याज का अलग तरह का समोसा बेचने के कारण लोग कावेरी के ठेले पर आने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे उसके प्याज के बनाए समोसों की बिक्री होने लगती है। अरे ये लीजिए बहन जी, आपके 5 समोसे, फिर जरूर आइएगा। भगवान की कृपा से अच्छी खासी बिक्री होने लगी है, बस ऐसे ही काम चलता रहे। कावेरी का काम ठीक से चलने लगा था, पर ये बात बाजार में चाट का ठेला लगाने वाले लोगों को पसंद नहीं आती। इसीलिए एक रोज शाम के समय कावेरी को वो मिलकर धमकाने लगते हैं। अरे माफ कीजिएगा भाई साहब, समोसे खत्म हो चुके हैं। हम समोसा लेने नहीं आए, बल्कि तुम्हें ये बताने आए हैं कि बाजार में ठेला लगाना बंद कर दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। अरे ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं अपनी मेहनत से ये समोसे बेचने का काम कर रही हूँ, तो आप लोगों को भला क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है कि तेरे कारण लोगों ने हमारे ठेले पर आना छोड़ दिया है। तूने हम सबका धंधा चौपट करके रखा है, इसलिए इस बाजार में तू अपना ठेला नहीं लगाएगी। कावेरी कोई जवाब ना देते हुए वहाँ से अपना समोसे का ठेला लेकर चली जाती है और उनकी धमकियों से न डरते हुए अगले दिन फिर से बाजार में समोसे बेचने जाती है। तो वो सभी आदमी मिलकर इसके ठेले पर रखे सामान को फेंकने लगते हैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे मत कीजिए, अरे मेरा सामान बर्बाद हो जाएगा। ये सब तेरी खुद की गलती के कारण हो रहा है। तूने हमारी बात नहीं मानी ना, तो ये सब तो होगा ही, क्योंकि जो हो जाए हम तुझे इस बाजार में ठेला तो लगाने देंगे ही नहीं। इस तरह वो लोग कावेरी के ठेले को तहस नहस कर देते हैं और कावेरी रोते हुए घर चली जाती है। ये सब सुनकर मंगल का खून खोलने लगता है, लेकिन लाचारी के कारण वो कुछ कर नहीं सकता था। कावेरी मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं मजबूर नहीं होता तो शायद तुमको ये दिन नहीं देखने पड़ते। आप खुद को दोष मत दीजिए, मैं हार नहीं मानूंगी जी। ये तुम क्या कह रही हो कावेरी? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम बाजार में ठेला लगाओगी? कहीं उन्होंने फिर कुछ किया तो? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाजार में दुकान नहीं लगाऊंगी, लेकिन समोसे तो बेचूंगी ही। इस तरह कावेरी इस हादसे के बाद भी हिम्मत से काम लेते हुए ठेले पर समोसे रखकर गलियों में घूम घूम कर बेचने निकलती है, जिससे उसके ग्राहक घर बैठे समोसे उससे खरीदते। अरे अच्छा हुआ मुझे आप यहाँ मिल गए, मैं बाजार ही जा रहा था समोसे लेने। जरा 5 समोसे पैक कर देना। जी भाई साहब, अभी देती हूँ। इस तरह कावेरी घूम घूम कर प्याज के समोसे बेचना शुरू करती है और उसकी अच्छी खासी बिक्री होने लगती है, जिससे आए पैसे से वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाती है। साथ ही 3 महीने का समय बीत चुका था, तो मंगल के पैर का प्लास्टर भी हट चुका था और वो भी काम करना शुरू कर देता है। समय के साथ कावेरी के बनाए प्याज के समोसे बहुत चर्चित हो जाते हैं और कुछ ही समय बाद वो घर के पास ही किराए पर एक दुकान लेकर उसमें समोसों की दुकान खोलती है। उसकी दुकान पर प्याज के समोसे खाने के लिए बहुत लोगों की भीड़ जुटा करती। इस तरह गरीब कावेरी अपने हालातों से हार ना मानते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर मुसीबत का सामना करते हुए अपने काम पर डटी रहती है, जिससे वो सफल होती है। इसीलिए हमें जिंदगी में कभी भी आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए।